एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इस सब यूनिट के अंदर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करेंगे जिसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक जिसके अंदर यूनिट प्रोड्यूस विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, 4A के नाम से कवर कर रहे होंगे। फिर उसके बाद दूसरी जो सिचुएशन आ रही होगी उसमें क्या हो रहा होगा कि यूनिट प्रोड्यूस विल बी ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड, और देन थर्ड सिचुएशन के अंदर यूनिट प्रोड्यूस विल बी लेस देन यूनिट सोल्ड। हम इन तीनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे दिया गया है। अगर मैं तेज़ी से इस क्वेश्चन के डेटा को गो थ्रू करूँ तो आपके सामने क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सही है कि सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है और फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है। सिचुएशन इस क्वेश्चन के मेन डेटा में यूनिट वाइज अगर इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यूनिट वाइज इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्या नज़र आ रही है कि बिगनिंग यूनिट्स आर 0, एंडिंग यूनिट्स आर 0, यानी ना ओपनिंग है ना एंडिंग है। तो जितने प्रोड्यूस किए हैं उतने ही सोल्ड होंगे। और आपको करना क्या है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट बनाना है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे। सो एक तेज़ी से गो थ्रू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट दोनों का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आ गया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे तो आपके पास क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से हम माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपके पास क्या आता था, नेट प्रॉफिट। लेकिन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में हम क्या कहते हैं कि सेल्स या रेवेन्यू में से हम पहले प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या माइनस करते हैं, पीरियड कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। लॉजिकली तो यही है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, और पीरियड कॉस्ट हमारी क्या हो रही होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस उस पीरियड के एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल्स में से डिडक्ट क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे से हम माइनस क्या कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। यानी ये भी उसी अप्रोच को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम प्रोडक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को क्या मानते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर पीरियड कॉस्ट है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पीरियड कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट वगैरह का कंसिडर होता है। तो ये दोनों इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट आपको आइडिया है, जो कि डिटेल में हमने इस फॉर्मेट में डिस्कस किया हुआ था। तो अब इसी बेस पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि मैं यहाँ पर पहले मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पे हमें सबसे पहले क्या इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेल्स। ओके, सेल्स की बात करते हैं तो क्वेश्चन में डेटा लेते हैं। तो क्वेश्चन में डेटा हमारे पास क्या है, 1 मिनट, यस। सेल्स के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, सेल्स के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये पी है हमारे पास, ये पी है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोल्ड, क्यू के तौर पे इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसका मतलब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्राइस कितनी है, 20, और क्वांटिटी कितनी है, 25,000। तो डैट मीन्स P20 को 25,000 से मल्टीप्लाई किया तो 500,000 आ रहा है। लेट्स वेरीफाई दिस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कि भाई 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 25,000 से तो 500,000 आ गया, ठीक है। सो अच्छा, अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट। तो लेट्स चेक वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है हमारे पास 2 वेरिएबल कॉस्ट है, एक है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और एक है सेलिंग एंड एडमिन। तो ये कितनी है, 7, और ये कितनी है, 1। तो इसका मतलब अच्छा, अब यहाँ पर जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं इतने ही सॉल्व किए हैं, लेकिन हम और फोकस यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल के लिए से। इसका मतलब सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 7 कॉस्ट है, और इसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1,75,000 आ गया।
और देन वेरिएबल कॉस्ट एक और कौन सी है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है विच इज़ 1। तो ये सेलिंग एंड एडमिन आ गई, 1 को 25,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 25,000। तो डेट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑफ 200,000। ये माइनस करते हैं तो 300,000 हमारा क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अगेन फिक्स कॉस्ट के दो पोर्शन है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है सेलिंग एंड एडमिन। सो लेट्स चेक कि मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं, 150,000, ये 150,000 यहाँ पर लिख दिया, और सेलिंग एंड एडमिन कितने 90,000, तो ये 90,000 यहाँ पर लिख दिया। तो डेट मीन इन दोनों को ऐड करते हैं, 2,40,000 इज़ व्हाट आवर फिक्स कॉस्ट, ये डिडक्ट कर दिया तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है, 60,000। ठीक है, सो ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के ज़रिए नेट प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हमने कैलकुलेट किया है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये तो एक अप्रोच के ज़रिए आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए मैं नेक्स्ट पेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये वाले नंबर्स आपके सामने बार बार ना आए। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग अप्रोच। अच्छा, इसमें हमें अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉर्मेट बेसिक मैंने तेज़ी से एक स्ट्रक्चर बनाया था। क्या था कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले सेल्स के लिए वही P इंटू क्यू, प्राइस इज़ 20 एंड क्वांटिटी 25,000। तो सेल्स हमारे पास 5 लाख है तो ये 5 लाख आ गया। अच्छा, इसमें से आपको ये माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे ना फिनिश गुड्स देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है ना, ओपनिंग एंड ज़ीरो है और एंडिंग भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो फिनिश गुड जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड होगा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो ओके, तो यहाँ पर हमें 25,000 के यूनिट प्रोड्यूस तो किए हैं लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आई है, उसकी कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। तो यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये हमने पिछले यूनिट में कवर किया था कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इसका मतलब अब डेटा, तो भाई बनाए तो 25,000 यूनिट हैं लेकिन हैं कितने, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना है यूनिट कॉस्ट मालूम करने के लिहाज से। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ही यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ओपनिंग और एंडिंग नहीं है, लेकिन प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते थे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, हम फ्रेश करते हैं पिछले यूनिट्स के बेसिस पे, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, अब इस सवाल में क्या है, इस सिचुएशन में ये है कि यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड भी हैं। ठीक है, तो कितने यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 25,000 यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 25,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के लिए एक यूनिट पे मटेरियल कितने का लगा। अच्छा, अब इस सवाल पे देखते हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इन तीनों के वेरिएबल आपके पास आ गए, यानी ये सवाल ज़्यादा आसान हो गया। मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, इन तीनों की अमाउंट कितनी है, 7। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 725,000 से, तो ये कितनी फिगर आ गई, 1,75,000 आ गया। लेकिन फिक्स ओवरहेड भी हैं, तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने, 1,50,000। तो इसका मतलब ये 1,50,000 आ गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपके पास कितना बना, 1,75,000 प्लस 1,50,000, तो 325,000 आ रहा। तो डेट मीन्स मैं यहाँ पर 3,25,000 क्या लिखूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो ये मेरा 3,25,000 कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। तो 3,25,000 शुड बी डिवाइडेड बाय 25,000, तो 13 रुपये कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 25,000 को 13 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 3,25,000 आ गया, यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और यही कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि फिनिश गुड्स आपके पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन में हमें पहले क्या मालूम करना है, यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है। यूनिट कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ 1,75,000। इसमें से अब हम अलग करेंगे, क्या करेंगे, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पास फिक्स्ड भी हैं और वेरिएबल भी हैं। ओके, फिक्स कितने हैं, सेलिंग एंड एडमिन। तो सेलिंग एंड एडमिन फिक्स पे जाते हैं, ये 90,000 है, तो ये फिक्स 90,000 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन वेरिएबल भी तो सेलिंग एंड एडमिन है ना। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन अगर हम बात करते हैं तो कितने आ रहे, 1, ठीक है 1। और कितने यूनिट्स हैं, 25,000 सेल किए हैं, तो 25,000। तो इसका मतलब 1,15,000 हमने सेलिंग और एडमिन लेस किया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना आ गया, 60,000 आया। ठीक है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का डेटा चेंज होने की वजह से हमें सपोर्टिंग कैलकुलेशन करनी पड़ी। नॉर्मली आपके पास ट्रायल बैलेंस होता था जो आप इनकम स्टेटमेंट इससे पहले बनाते थे, इसके अंदर कैलकुलेशन तो ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने आई कि यार ये सर दोनों में प्रॉफिट सेम है, मार्जिनल में भी प्रॉफिट सेम है और एब्जॉर्प्शन में भी सेम है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड क्या है, सेम है। सही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड बराबर होंगे यूनिट सोल्ड से, तो नेट प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बराबर होगा नेट प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन ये अगर यूनिट प्रोड्यूस डिफरेंट होंगे तो प्रॉफिट का रिलेशन चेंज होगा। ये मैंने कौन सी इस सवाल, ये सिचुएशन है 1A की, ठीक है। तो 1B के अंदर हम अगले नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम दूसरा कवर कर रहे होंगे इस वक्त, यानी जो बेसिकली हमने यहाँ पर यस 4A, अगर हम 4A देखते हैं जहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस बराबर हैं यूनिट सोल्ड के, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, देख सकते हैं दोनों का प्रॉफिट सेम है, इसका भी 60,000 है और इसका भी 60,000 है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड पे डिफरेंस को सॉल्व करेंगे।